चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का पहला चैप्टर, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे अकाउंट्स में हमारे नोट्स में करीब 15 चैप्टर है, लेकिन मैंने गलती से वहां पर दे दिया था आपको जॉइंट वेंचर जो नहीं है, तो टोटल मिलाकर आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 14 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आज शुरू हो रहा है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सुनो ध्यान से, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ऐसा आपको लगेगा, बट ऐसा है नहीं। जितना भी थ्योरी यहाँ पर आप देख रहे हैं पढ़ेंगे हम लोग, अभी बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। बेसिक अकाउंटिंग चैप्टर 38 पेजेस का है। कितने? 38 पेजेस का। और यहाँ पर जो थ्योरी आप देख रहे हैं एक्चुअल में वो थ्योरी नहीं है, उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा जब आप प्रैक्टिकल सम्स बनाएंगे वहां पर। तो इनका सीधा सीधा कनेक्शन है, और इस चैप्टर को हम एक्स्ट्रा चैप्टर मानकर ना पढ़ें, जैसा कि आपने क्लास 11 में किया था या क्लास 12 में। क्लास 11 का जो पहला चैप्टर था अगेन यही था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको आपने इग्नोर मारा था और सीधा स्टार्ट कर दिया जर्नल एंट्री से। कहां से? जर्नल एंट्री से। तो ऐसा नहीं करना है, उससे बेस नहीं बनेगा कभी। शुरुआत शुरू से ही करनी है। तो चलो देखते हैं। पहला टॉपिक है, बहुत आसान है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे जन्म लिया गया, कैसे ये आया एग्जिस्टेंस में, उसके बारे में। तो देखो पहला टॉपिक नाम क्या है? इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। देखना, as soon as man commits to keep bookkeeping record, the need for accuracy becomes apparent. सबसे पहले तो बुक कीपिंग की जरूरत महसूस हुई, हिसाब किताब रखने की जरूरत महसूस हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब से बिजनेस शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, शुरुआत में ध्यान देना, बिजनेस जब शुरू, बिजनेस का मतलब है हम अपने सामान को किसी और को दे रहे हैं और बदले में उनसे कुछ ना कुछ रिटर्न में ले रहे हैं, कंसिडरेशन, बदले में उनसे कुछ हमें मिलेगा। तो उसका हिसाब किताब रखने की जरूरत महसूस हुई, नहीं तो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो वैसे केस में नीड फॉर एक्यूरेसी बिकम्स अपैरेंट, और तब ये महसूस हुआ कि जो हिसाब किताब हम रखेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, वहां पर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, वहां पर कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए, सब कुछ एक्यूरेटली रिकॉर्ड होना चाहिए। विद दिस एंड इन व्यू एंड इन ऑर्डर दैट द रिकॉर्ड माइट बी कंप्लीट, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज इवॉल्व्ड। तो देखो जैसे हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग की। तो वो किससे जुड़ा हुआ है? बुक कीपिंग से। और बुक कीपिंग में क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी। और इसी कारण से डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का जन्म हुआ, डबल एंट्री का। अब मैं ये कहूंगा कि जो डबल एंट्री था, अगर ये डबल एंट्री था तो इसके पहले क्या होता था? मतलब हर समय तो डबल एंट्री नहीं था, यानी डबल एंट्री तो बाद में आया। जिस समय डबल एंट्री सिस्टम नहीं था बुक कीपिंग का, डबल एंट्री का मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, वो आप अच्छी तरह से क्लास 11 में पढ़कर आए। लेकिन डबल एंट्री के पहले क्या था? डबल एंट्री नहीं था तो क्या होता था, ये भी समझाऊंगा मैं 2 मिनट के बाद। पहले देखो आगे क्या लिखा है। Bookkeeping system upon double entry can be traced back to very early age. A treatise of double entry bookkeeping by an Italian monk Luca Pacioli was published in Venice in 1494. Double entry system एक इटालियन monk ने डेवलप किया था जिसका नाम था ल्यूका पैसियोली या ल्यूका पैसियोली, और इसने 1494 में इसको डेवलप किया था वेनिस में, ठीक है, यानी यूरोप में। ठीक है, आगे and described a complete system of double entry bookkeeping. The author is stressing the need for keeping complete and accurate record. और ये इसलिए हुआ क्योंकि रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट था? एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बिना एक्यूरेसी के उस रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मान लो सपोज मैं ब्लड टेस्ट करवाऊं, मतलब आप ही करवाते हैं, आपको ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी था, डॉक्टर ने कहा, ब्लड टेस्ट करवाया, रिजल्ट आया, अब वो रिजल्ट अगर एक्यूरेट नहीं है तो टेस्ट का कोई मतलब रह जाता है? इनएक्यूरेट रिजल्ट के बेसिस पर अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डिजास्टर। आपका ब्लड रिपोर्ट का रिजल्ट आया कि आपका शुगर है, मतलब आपका जो शुगर लेवल है बहुत हाई है, डॉक्टर ने उसके बेसिस पर शुगर का मेडिसिन दे दिया, बाद में पता चला रिपोर्ट गलत है, किसी और का था, आपका तो वो था ही नहीं, किसी और का रिपोर्ट को आपके रिपोर्ट में डाल दिया, नाम आपका डाल दिया,
और रिजल्ट उसका डाल दिया। अब आप शुगर का मेडिसिन लेना शुरू कर देते हो, बोलो क्या होगा? डिजास्टर होगा। आपको तो शुगर था नहीं, आपका शुगर तो भयानक लो हो जाएगा फिर। तो इसीलिए एक्यूरेसी की वजह से जन्म लिया किसने? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। In earlier days, businessmen concentrated upon bookkeeping record, dealing with their transactions with debtor and creditor, and complete system of bookkeeping upon double entry line was not by any means common. पहले के जमाने में डबल एंट्री कॉमन नहीं था। उस समय जो सिस्टम चलता था उसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। पुराने जमाने में ये सिस्टम चलता था, इनफैक्ट आज भी चलता है। हर समय डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। सवाल ये कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये जानना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो क्लास 11 और 12 पास करके आए हैं। बोलो, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, पता है किसी को? सिर्फ वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, वेरी गुड। इसमें केवल हम किसी भी ट्रांजैक्शन के केवल एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल दो, कोशिश करो, सोचो कैसे। बोलो बोलो। मतलब जैसे डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है ना हर ट्रांजैक्शन में, तो केवल डेबिट वाला रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट को रिकॉर्ड नहीं किया। किसी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट को रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट को नहीं किया। बोलो, आंसर इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे दूसरे। ऐसा कोई जानबूझ के करेगा क्या? बोलो। तो आंसर इज नो, ये सही जवाब नहीं है। और मैंने जब भी इस क्लास में, यानी हर क्लास में, फाउंडेशन की हर क्लास में सवाल किया, मुझे जवाब यही मिला है। सिंगल एंट्री का मतलब इसमें सिंगल एस्पेक्ट को कवर किया जाए, दूसरे को छोड़ दिया जाए। ये गलत जवाब है। सुनो, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? इट मींस नो सिस्टम एट ऑल। कोई सिस्टम ही नहीं होता फॉर्मल, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता रिकॉर्डिंग का। उसमें क्या होता है, हर एक पर्सन यानी हर एक बिजनेसमैन अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को, समरी बनाता है। मैं एग्जांपल दूंगा। सिस्टम चाहे जो भी हो, कोई भी, कोई मारवाड़ी में लिखेगा, कोई गुजराती में लिखेगा, कोई अपने लैंग्वेज में लिखेगा, लेकिन हर एक पर्सन अपने यहाँ पर डिटेल्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये जरूर मेंटेन करेगा। सिंगल एंट्री में ये मस्त है। मतलब बता रहा हूं मैं, आपने किसी को माल बेचा दुकान में, आप डे टू डे बेसिस पर कोई हिसाब किताब नहीं रखते, मतलब डिटेल कैश बुक मेंटेन नहीं करते। लेकिन अगर वो उधारी माल ले गया तो उसका नाम लिख के रखोगे कि नहीं? बोलो, कौन ले गया, कितने का माल ले गया, और फिर जब वो पैसा चुकाएगा तो किस किस डेट को कितना पैसा दे रहा है नोट करोगे कि नहीं? आंसर इज। तो अगर मैं किसी भी दिन कहूं उससे, उस बिजनेसमैन से कि आपका कौन कौन सा डेटर है लिस्ट दो, कोई भी दिन मिलेगा कि नहीं? यस। वैसे ही क्रेडिटर का लिस्ट, माल खरीद लिया, पेमेंट नहीं किया, तो वैसे किस में हिसाब रखेंगे कि नहीं कि इस क्रेडिटर को इतना देना बाकी है। अब बोलेंगे क्यों रखेंगे, हमको क्या टेंशन है, वो तो सामने वाला समझे, हम तो पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप क्रेडिटर का हिसाब नहीं रखोगे ना, तो पता चलेगा एक ही बिल का 3 बार पेमेंट कर रहे हो। कितनी बार? 3 बार। वो सामने वाला आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो इसीलिए हम क्रेडिटर का भी पूरा हिसाब अपने पास रखते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या कैश बुक रखा जाता है डे टू डे बेसिस पर? आंसर इज नो, सवाल ही नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये है, कैश बुक नहीं रखेंगे तो खर्चे का प्रॉपर हिसाब नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, यानी आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट नहीं बना पाओगे। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनता कैसे है, थोड़ा याद करो। ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? लेजर से। लेजर कैसे बनता है? जर्नल एंट्री से। और वो तो हम रख ही नहीं रहे हैं पूरा, क्या हम यहाँ पर डिटेल में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं? आंसर इज नो, डबल एंट्री नहीं है, ये सिंगल एंट्री है। तो वैसे केस में जब पूरा हिसाब ही नहीं है तो बताओ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनेगा? आंसर इज नो। अब समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ट्रेडिंग पीएनएल तो बना ही नहीं, नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? अच्छा, प्रॉफिट आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम तो है ना। बिजनेसमैन को भी तो जानना है कि उसका ईयर एंड में प्रॉफिट कितना हुआ है।
तो अब ध्यान दो, सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली ना अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मेंटेन करते हैं। कौन से? स्मॉल अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के केस में सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर मैं कहूं मुकेश अंबानी से या मैं कहूंगा बिग बाजार से, तो वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से बिजनेस कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको पैन इंडिया में बिजनेस करना है। तो अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना है तो ये पॉसिबल नहीं है, सिंगल एंट्री से वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन जो छोटा व्यापारी, जरा सोच कर देखो, एक छोटी सी पान गुमटी है, एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है, एक छोटा सा रिटेल स्टोर है, एक छोटा सा कपड़ा दुकान है, एक छोटा सा मेडिकल शॉप है, जिसमें अकेले मालिक खुद मैनेज करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो वैसे केस में पूरा का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है बिजनेस का। और वो उस केस में माल बेचना पसंद करता है, माल खरीदना भी पसंद करता है, लेकिन डे टू डे रिकॉर्ड रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला थोड़ी ना, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा ज्यादा माल बेचने से, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड किस में रहेगा? माल बेचने में, माल खरीदने में, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने में। लेकिन पूरा डिटेल में हिसाब रखने बैठेगा तो उसके पास उतना समय नहीं है, अकेले वो नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कर सकता है? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सकता है। अब ये सिंगल एंट्री में प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करें, बहुत बड़ा सवाल है, बोलो। तो देखना आप ध्यान से, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, और वो बैलेंस शीट जो बनता है, अब उसमें फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स का कितने में खर्चा था वो तो पता ही है। हर साल एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन का परसेंटेज होगा, 10%, 5%, 15%, 20%, वो माइनस करते जाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन ले करके हम उसका वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो याद करो, अगर उसके इन्वेस्टमेंट है तो उसके बाद उसका लिस्ट होगा कि नहीं, कि उसने कहाँ किया है, बैंक में एफडी किया है, उसने शेयर खरीदे हैं, तो उसका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको उसने कितने में खरीदा था और कौन कौन सा है, उसका लिस्ट बना लेगा, और टोटल मारेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट को दिखा दिया। उसके बाद आते हैं करंट एसेट्स में, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक। आपको याद होगा मैंने कहा था डेटर का लिस्ट तो उसके पास पक्का मिलेगा, अमाउंट लिख दिया टोटल करके कितना लिस्ट है। उसी तरह से क्रेडिटर्स का भी हिसाब मिल जाएगा, डिटेल लिख दो। उसके बाद आते हैं स्टॉक पर। स्टॉक का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा उसके बाद, रजिस्टर नहीं होगा उसका, स्टॉक रजिस्टर वो मेंटेन नहीं करता क्योंकि वो तो सिंगल एंट्री फॉलो करता है। तो स्टॉक का वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर एंड। जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन दुकान में जो स्टॉक का पूरा लिस्ट बनाओ और उसको बिल देख लो, परचेज बिल के कितने में खरीदा गया था, और उसका टोटल मारो, स्टॉक का फिगर आ जाएगा। मतलब स्टॉक का रजिस्टर नहीं है लेकिन फिजिकल स्टॉक तो है ना, उससे वो पता लगा लेगा कि कितना स्टॉक है उसके पास, कितना वैल्यू का। क्लियर है? कॉस्ट निकाल लेंगे। और इसी तरह से कैश बॉक्स में कितना कैश है और बैंक में कितना है, वो तो बैंक का स्टेटमेंट देखकर पता चल जाएगा एज ऑन 31 मार्च। तो आ गया कैश और बैंक। इसके बाद अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, देना बाकी है, जैसे कोई सैलरी बाकी है किसी का, तो कितना बाकी है लिख देगा। अब आते हैं यहाँ पर लोन्स, जो उसने लोन लिया हुआ है, सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड, तो उसका भी स्टेटमेंट निकाल लो, किसका बकाया है, कौन से बैंक का कितना, और अमाउंट देख के लिख लो। अब बचता है क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में सब कुछ आता है, ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग, क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ वो क्या करेगा, बैलेंसिंग फिगर ले लेगा कैपिटल अकाउंट को। क्या ले लेगा? ये सब टोटल मार्क के जो बच जाएगा वो क्या होगा? कैपिटल। और यही कैपिटल पिछले साल का भी इसी तरह से निकलेगा, तो उसको पता चल जाएगा पिछले साल का ओपनिंग कैपिटल कितना है और इस साल का क्लोजिंग कैपिटल कितना है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी अधूरा काम हुआ। अभी तो ये बैलेंस शीट बना है और यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। मान लो ये क्लोजिंग कैपिटल आया 12 लाख रुपया, कितना? 12 लाख। और मान लो ओपनिंग कैपिटल था 9 लाख रुपया, एक एग्जांपल। तो पिछले साल 9 लाख कैपिटल था, इस साल कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख। कैपिटल में बदलाव दो कारण से आता है। पहला, जब हम पैसे कमाते हैं नेट प्रॉफिट होता है, उसकी वजह से कैपिटल बढ़ता है।
दूसरा कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे अगर हम बिजनेस में फ्रेश, तब भी कैपिटल बढ़ेगा, और तीसरा अगर विड्रॉ करेंगे पैसा ड्रॉविंग तो कैपिटल घटेगा। ये तीन ही बदलाव होते हैं मेनली। तो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड से, उल्टा चलते हैं। कैपिटल कंपैरिजन मेथड, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, कितना था 12 लाख, ऐड करेंगे ड्रॉविंग। वो साल भर क्या करेगा, हिसाब किताब डिटेल में नहीं रखेगा, लेकिन उसने पर्सनल खर्चे के लिए जो पैसे निकाले होंगे बिजनेस से, उसको वो नोट करके रखेगा कहीं ना कहीं। घर खर्च का पैसा जो उसने बिजनेस से निकाला, तो मान लो उसने साल भर में 1,50,000 रुपए निकाले, लिख देगा लेस ओपनिंग कैपिटल, मैंने कहा था वो कितना है 9 लाख, तो जो बचा वो क्या है नेट प्रॉफिट। 13.5 माइनस 9 तो आ गया 4.5 लाख रुपए, ये नेट प्रॉफिट है बिजनेस का, फाइंड आउट हो गया। तो उल्टा जा रहे हैं, पहले क्या बनाया बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैपिटल क्या निकाला बैलेंस शीट फिगर, फिर क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्रॉविंग लेस ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू नेट प्रॉफिट। कहां से आया ये फॉर्मूला, बहुत इजी है, उल्टा करो, ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉविंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बोलो, ओपनिंग कैपिटल ऐड ड्रॉविंग लेस नेट प्रॉफिट, सॉरी ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉविंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। उल्टा कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड किया ड्रॉविंग और लेस किया किसको ओपनिंग कैपिटल को, तो आ गया नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को वो यूज करेगा, मतलब उसको पता चल जाएगा कि बिजनेस से मैंने साल भर में क्या कमाया क्या नहीं कमाया। तो उसको ना क्या क्या रखना है यहाँ पर, देखो समरी ऑफ क्या पर्सनल एक्सपेंसेस, ये समरी तो उसको रखना पड़ेगा। अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सिंगल एंट्री, क्या उसको डे टू डे सारे खर्चे का हिसाब रखना पड़ेगा, नो। कैश बुक मेंटेन करना पड़ेगा, नो। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, नो। ट्रायल बैलेंस, नो। केवल क्या बनेगा बैलेंस शीट, जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या नाम मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट फिगर है मेरा 12 लाख रुपए बैलेंस शीट फिगर, इसीलिए नाम पड़ेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और उसके बाद मैं इसको कहता हूं कैपिटल कंपैरिजन मेथड। दो अलग अलग पीरियड के कैपिटल अकाउंट को कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट। आप चिंता ना करें, जब आप सीए इंटर में जाओगे अगले लेवल पर, तो आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। चैप्टर का नाम है, क्या नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका एक और नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आधे अधूरे इंफॉर्मेशन को लेकर के वहां से क्या करना, अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो अब एक बात ध्यान रखना, क्या हर केस में जरूरी है कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे? आंसर इज नो। गवर्नमेंट भी अलाउ करती है, सुनो, गवर्नमेंट भी अलाउ करती है कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 44AD, वो ये कहता है कि जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ तक है, अगर वो अपने टर्नओवर का केवल 8% नेट प्रॉफिट दिखा दें, शो कर दें, कितना परसेंट, 8%, तो उनको कोई हिसाब किताब नहीं रखना है इनकम टैक्स एक्ट में, और सीधा वो इनकम माना जाएगा 1 करोड़ का 8%, 8 लाख, उस पे जो भी टैक्स बनता है चुका दें, हिसाब किताब रखने की समस्या से छुटकारा, नहीं रखना पड़ेगा। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाया 44DA, सॉरी ADA, 44AD मैंने अभी आपको कहा 8% बिजनेसमैन के लिए है, और 44ADA है प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर, अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अपने ग्रॉस रिसिप्ट का आधा दिखाना पड़ेगा। अगर उनका 10 लाख ग्रॉस रिसिप्ट है और वो 5 लाख प्रॉफिट दिखा दें तो उनको कोई हिसाब नहीं रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वो किस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, सिंगल एंट्री। उनको केवल सेल का पता रखना है, कितना सेल हुआ, उसका एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट मान लिया जाएगा, उतना वो टैक्स चुका दें, उस पर काम खत्म। तो आज भी
गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स हैं। क्या है डीमेरिट? क्या है? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो कंप्लीट अकाउंटिंग होता नहीं। उसके बाद ध्यान देना, एक्यूरेसी हो पाएगा उतना जितना कि एक्यूरेसी डबल एंट्री में होता है? नहीं हो पाएगा। बोलो नहीं सर। तो बड़े बिजनेस ऐसे नहीं चल सकते हैं। आधे अधूरे रिकॉर्ड से अगर हम बिजनेस करेंगे बड़े लेवल पर तो सब फ्रॉड करेंगे। रीजन है। अब स्टॉक का एग्जांपल ले लो, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। मैंने तो दुकान में डे टू डे बेसिस पर स्टॉक रजिस्टर रखा नहीं, ईयर एंड में खाली फिजिकली स्टॉक का कैलकुलेशन किया, फिजिकल स्टॉक निकाल के वैल्यूएशन भी कर दिया, लेकिन साल भर में अगर कोई चोरी वोरी हुआ होगा दुकान से वो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो फ्रॉड का पता लगाया जा सकता है। क्लियर हो रहा है? तो डबल एंट्री ऑलवेज बेटर होता है, लेकिन अपने हाथ में, बिजनेस छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है और कंट्रोल अपने हाथ में है, तो वैसे सिचुएशन में हम सिंगल एंट्री भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखना आप क्या लिखा है थर्ड पैराग्राफ में। इन अर्लियर डेज businessmen concentrated upon bookkeeping record dealing with their transaction with debtor and creditor, and complete system of bookkeeping upon double entry was not by any means common। ये common नहीं था, complete double entry common नहीं था। स्टॉक टेकिंग वाज इफेक्टेड एनुअली, साल में एक बार स्टॉक ले लिया जाता था और असेट्स को वैल्यूड कर लिया जाता था अप्रोक्सीमेटली। द लायबिलिटीज डिडक्टेड, लायबिलिटीज को माइनस कर देते थे, जो बचता था वो कैपिटल आ जाता था बैलेंसिंग फिगर। क्या आ जाता था? कैपिटल। द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस वाज मेजर्ड बाय नोटिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन द सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, और असेट्स और लायबिलिटीज का जो सरप्लस बचा यहाँ पर उसको कंपेयर करके अलग अलग पीरियड के कंपेयर करके हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते थे। क्लियर हो रहा है? The industrial revolution of 19th century witnessed an enormous development in commercial activities। सुनो, बिजनेस जो आगे बढ़ा है सबसे ज्यादा वो 19th सेंचुरी के बाद, क्योंकि तब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। उसके पहले इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। आप सोचो इंडस्ट्री मतलब क्या? सोचो पुराने जमाने में, आपने तो देखा भी नहीं होगा, पुराने जमाने में पानी के बॉटल नहीं बिकते थे, तो अगर किसी को ट्रैवलिंग करना होता था, यहाँ जब तेजपुर से दिल्ली जाना है, तो उनको अपने साथ पीने के पानी का भी इंतजाम करना पड़ता था। जैसे हम लोग सुराही लेकर जाते थे, मिट्टी का सुराही। आपने ये सब नहीं देखा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, मतलब बॉटल नहीं मिलते थे प्लास्टिक के, प्लास्टिक का इतना यूज ही नहीं होता था। तो वैसे केस में वो सुराही लेकर जाते थे, फिर जहां खत्म हो जाता था अगले स्टेशन में ढूंढते थे कि कहां पानी मिलेगा, वहां भर लो। क्लियर हो रहा है? कोई प्लास्टिक का बॉटल में पानी नहीं बिकता था। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब दौर शुरू हुआ, हर एक प्रोडक्ट को हमने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया और सब प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लगा, जिससे हमारा डे टू डे लाइफ इजी होने लगा, भले उससे एनवायरनमेंट को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। हमारी लाइफ क्या होने लगी? आसान। क्लियर हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जब शुरू हुआ, उसके बाद से ये रिक्वायरमेंट आया कि एक्यूरेट अकाउंटिंग जरूरी है, बिना अकाउंटिंग के बिजनेस को फैलाया नहीं जा सकता। और आज की डेट में तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन क्रॉस बॉर्डर होते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां, उनका ग्लोबल बिजनेस है। टाटा ग्रुप केवल इंडिया में बिजनेस नहीं करती है, इंडिया के बाहर भी बिजनेस करती है, दूसरी कंपनियां इंडिया में भी बिजनेस कर रही हैं। तो वैसे केस में बिना प्रॉपर अकाउंटिंग के ये करना पॉसिबल नहीं है। The introduction of limited liability company greatly facilitated the raising of capital for industry। मतलब अगला टॉपिक जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा काम था आपको सिंगल एंट्री समझाना, वो मैं समझा चुका हूँ। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। देखना आगे अगला पॉइंट, और हम बात कर रहे हैं अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान देना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ लो इसको। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और ये रिवॉल्यूशन कब आया था? 19th सेंचुरी में। क्लियर है? अगला पॉइंट,
लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जब आई, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर था। यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी और वो अपने द्वारा लिए गए शेयर तक ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर लॉसेस उससे ज्यादा होता है तो क्रेडिटर को लॉस बेयर करना होगा। जबकि इंडिविजुअल जो बिजनेस होता है प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर आपने पैसा डुबाया है तो क्रेडिटर्स आपके पर्सनल एसेट को भी क्या कर सकते हैं, बेच करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो इसके आने के बाद जब शेयर इशू होने लगे, बिजनेस का साइज क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अब तो सोचो कि अगर मैं वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज का नेटवर्क निकालूं ना, वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज का, तो वो बड़े बड़े कंट्रीज के वेल्थ से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इतनी पावरफुल कंपनियां बन चुकी हैं, मतलब इतना उनके पास पैसा है, इतना वेल्थ है। तो वैसे केस में अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अकाउंटिंग नाउ हैज बिकम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ ए स्पेशल काइंड। अब अकाउंटिंग देखो नया पॉइंट अब यहाँ पर बताया जा रहा है। अकाउंटिंग अब क्या बन गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या हो गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक सेकंड, घर जाने का घर जाना है। अभी छुट्टी का घर जाएगा और काम के लिए आना है। नहीं ना अरे यार क्या है बोलेगा देखो अब अकाउंटिंग क्या बन चुका है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ध्यान देना, अब नई बात बता रहा हूं। आज के जमाने में 21st सेंचुरी में अकाउंटिंग अब धीरे धीरे ऑटोमेटेड होने लगा है, मतलब अकाउंटिंग अपने आप होने लगा है। ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर लिए, यानी अकाउंटिंग किसी को करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा डे टू डे ट्रांजैक्शन में। मैं बताता हूं कैसे। आपको सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगा एटीएम मशीन का, जहां पर आप मशीन से जब पैसा निकालते हैं तो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं बैंक के बिहाफ में। कौन कर रहा है, आप खुद। आपने जब ट्रांजैक्शन करने के लिए सारा डिटेल मारा तो वैसे केस में बैंक में अपने आप रिकॉर्ड हो गया। बैंक को अलग से उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ी क्या, उसके लिए कोई स्टाफ रखना पड़ा? आंसर इज नो। धीरे धीरे पूरे इंडिया में अब ऐसे ही हो रहा है। आपको पता है टाटा स्टील ने पूरा सैप सिस्टम डेवलप कर लिया, एसएपी सिस्टम। अब उसके वेंडर्स जो होते हैं, टाटा स्टील के जो सप्लायर होते हैं, जब माल सप्लाई करते हैं तो वैसे केस में सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होने लगता है सब कुछ, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है। सारा ट्रांजैक्शन आपको ऑनलाइन कोटेशन डालना, ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, ऑनलाइन आपको सप्लाई करते समय ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं और माल सप्लाई कर देना है। तो अकाउंटिंग कोई अलग से नहीं करेगा, अपने आप होगा। क्लियर हो रहा है? ये सिस्टम अब आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत पावरफुल हो गया। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सारा काम ऑटोमेटेड होते जा रहा है। तो अगर हम आज के डेट में सीए बनेंगे तो आप ये मत समझना कि आपको मैनुअली सब अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मैं कर चुका हूं, मेरे जमाने में ऐसा होता था। मतलब जब मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था उस समय कंप्यूटर भी उतना नहीं होता था मार्केट में, तो लोग मैनुअली अकाउंट रखते थे। मैनुअली लेजर, बैंक जो था, बैंक के इतने बड़े बड़े लेजर होते थे, हम लोग ऑडिट पर जाते थे तो सब कुछ मैनुअल रखा जाता था, चेक करते थे हम लोग उसको। तो उस समय तो हिसाब मिलाना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, मतलब हिसाब टैली होना चाहिए। और आज के जमाने में तो ऑलरेडी